नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, विकल्प तो बहुत मिल जाएंगे मार्ग को भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। तो आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, आपको मंजिल मिलेगी। प्रकाश, ये अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आ गए क्या सब? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इससे पहले आपने कलर के बारे में जाना, प्राइमरी सेकेंडरी सारे कलर पढ़े, दृष्टि दोष आपने जाने पढ़ लिए, और कल का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। पता है ना आपको सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, एक तो सूर्य ग्रहण और दूसरा क्या था? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण ये आपको याद भी करवाया मैंने, समी। क्या याद करवाया था? समी। ये सूर्य ग्रहण है, ये समी। याद करना इसको आप। इसका मतलब क्या है? ये सूर्य है, ये क्या है? चंद्रमा है, और ये वाला क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये सूर्य होगा सन, सूर्य, ये मून चंद्रमा है, और अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। तो ये आसान हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण। तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण। क्लियर है बातें? सूर्य ग्रहण कब होता है? किस दिन होता है ये सूर्य ग्रहण? किस दिन होता है ये? अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है? यदि दिन पूछा जाए तो ये सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या, जिसको हम मजदूर दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजदूर दिवस भी इसको कहा जाता है। तो ये सूर्य ग्रहण है, और एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण, ये भी आपको आना चाहिए। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसके लिए आप याद करेंगे समी। ये तो समी हो गया, इसके लिए सेम याद करोगे। क्या याद करोगे? सेम, SEM, सेम। ये दो शब्द ध्यान में रखना, अपने आप आंसर आ जाएंगे। ये सेम है, ये वाला आपके हो गया चंद्र ग्रहण। ये कब होगा? जब सूर्य ये है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तब होता है चंद्र ग्रहण। कब होता है? जब ये तो सूर्य हो गया सन 1990 में, और इसी कारण ये अर्थ, पृथ्वी, और ये वाला क्या है? मून, चंद्रमा हो गया। तो ये कंडीशन में, इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए, उस दिन होगा चंद्र ग्रहण। और ये हमेशा किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। दिन का पूछा जाए तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा। और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या मजदूर दिवस भी कहलाता है, ये मजदूर दिवस है अमावस्या। ठीक है, एक नोट डालें आप, वो भी ध्यान में रखिएगा। हर महीने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? हर महीने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? नहीं होता है, हर महीने चंद्र ग्रहण नहीं होता है। इसका कारण क्या है? क्या हर महीने चंद्र ग्रहण होता है? नहीं होता जी। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पृथ्वी के कक्ष तल के साथ में 5 डिग्री का कोण बनाता है। कारण क्या है?
क्योंकि पृथ्वी के कक्ष तल के साथ, आप तो ध्यान में रखिएगा 5 डिग्री का कोण, पृथ्वी के कक्ष तल के साथ, कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का, 5 डिग्री का कोण बनाता है, 5 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए सारे हर महीने चंद्र ग्रहण स्वत बल था। हर महीने चंद्र ग्रहण नहीं होने का कारण यही है क्योंकि ये पृथ्वी के कक्ष तल के साथ राशि, आयतन, कार्य, समय, अदिश राशि कैसे पढ़ोगे इनको ना। बाकी ये है आपके चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। कहने का मतलब, अच्छा एक और ध्यान में रखना कि समुद्र में ज्वार और भाटा क्यों आता है, ये भी ध्यान में रख लेना। ज्वार और भाटा आने का कारण क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। समुद्र में ज्वार और भाटा किसके कारण आता है? ज्वार भाटा जानते हो क्या होता है? समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा, ऐसे समुद्र में ज्वार और भाटा। आपको पता है जैसे जैसे दिन ढलता जाता है समुद्र के जो किनारे हैं उस पे जाना मना होता है, पता है क्या आपको? शाम के 5 बजने के बाद में वहां उसमें पास में जाना मना होता है, समुद्र के जो किनारे होते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, बताओ क्या कारण है? समुद्र में ज्वार भाटा क्यों होता है, किसके कारण? यस, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। एक शब्द ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण क्या होता है? ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है समुद्र में। ये सवाल भी कई बार पूछ लेते हैं, ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव के कारण ऐसा होता है, समुद्र में ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। क्लियर है बातें? ये सारे के सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, समी, और वो याद कर लेना सेम, 2 शब्द है समी और सेम। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का काम समाप्त। प्रकाश का परावर्तन, क्या प्रश्न बनेंगे? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, किसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखिएगा, ये कोई दर्पण है, चिकने पृष्ठ, ये इसका चिकना पृष्ठ है, इसके पॉलिश की हुई है। ये कोई दर्पण है और ये 2 माध्यम भी है, एक ये वाला एक ये वाला, 2 माध्यम हो गए। सघन या विरल, हवा या कांच, जो भी माध्यम है, 2 माध्यम है। ये दर्पण है, मिरर, इस पे पॉलिश की हुई है, चिकना पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरण यहां से आती है, ये आ रही है प्रकाश की किरण। अब जब प्रकाश की किरण आ रही है तो इसका मतलब आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? ये आपतित किरण आ रही है ना, तो आपतित किरण है। जब प्रकाश की किरण आएगी और इस दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस दर्पण से टकरा रही है, तो टकराने के बाद में क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराएगी तो इस पृष्ठ से टकराने के बाद में वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसका मतलब ये हवा वाला माध्यम है तो वापस हवा वाले माध्यम में ये लौट रही है। तो इन दोनों के बीच में हम एक अभिलंब डाल देते हैं। एक बीच में क्या डाल देते हैं? अभिलंब, ये वाला, ये अभिलंब है। ठीक है, तो यहां से आपके सामने प्रश्न बन जाते हैं। आपके सामने प्रश्न ये बनेंगे, ये अभिलंब है, अभिलंब डाल दिया। आपसे सवाल पूछा जाता है कि कोण जो है वो कहां से बनाए जाते हैं? अभिलंब से। कोण कहां बनते हैं? अभिलंब से। कोण कहां से बनेंगे? अभिलंब से। यहां से 2 नियम लागू होंगे, परावर्तन के 2 नियम होंगे, वो आपको पढ़ने हैं। परावर्तन के यहां से नियम लागू होते हैं, और कितने नियम है? 2, मुख्य रूप से 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है बताओ? पहला नियम क्या कहेगा? ये तो आपतित किरण है और ये कौन सी है? परावर्तित किरण है। जब लौट रही है ना उसी माध्यम से तो परावर्तित किरण हो गई। भाई खाली दरवाजा, खाली कमरा है बंद, ऐसे ही खाली पड़ा है, जब आप आते हो अंदर बोलते हो तो दीवारों से टकरा के
आपको आवाज वापस सुनाई देती है। 0.1 सेकंड का समय लगता है उसमें। लगभग 17 मीटर की दूरी, आप 17 मीटर की दूरी पे खड़े हैं दीवार से, जब आप अंदर बोल रहे हैं तो दीवारों से आवाज टकरा के वापस कान तक सुनाई देती है। उसमें लगभग 0.1 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 0.1 सेकंड का समय लगता है। तो वो जो आवाज आपको पुनः सुनाई दे रही है उसी को तो बोला जाता है परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको? परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाती है तो वो किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यही घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। समझे? परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण का वापस उसी दिशा में लौट जाना परावर्तन है। तो यहां से आपके नियम बन जाते हैं, और दो नियम आपको दिख रहे होंगे। दो नियम आप देख रहे हैं, वो आसान आसान नियम है। ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब है। और ये चिकना पृष्ठ, ये क्या है? चिकना पृष्ठ, जिसपे पॉलिश की हुई है। चांदी की कर सकते हैं आप, एल्यूमिनियम की पॉलिश है, चांदी की भी हो सकती है। तो ये चिकना पृष्ठ है। इस पृष्ठ से टकराने के बाद में प्रकाश की किरण वापस उसी दिशा में चली जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो पहला नियम बताओ, क्या नियम बन रहा है यहां से? यहां से पहला नियम क्या कहता है वो बताना है। बताओ भैया, क्या है पहला नियम? एकतित हो गई आपतित किरण। आपतित किरण है। दूसरी कौन सी है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और तीसरा क्या है? अभिलंब। ये रहा अभिलंब। तीनों कहां पर है? एक ही जगह है। ये पहला नियम हो गया। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी एक ही जगह स्थित होते हैं। समझ में आ गई बात? नियम देखो, रटने नहीं है, रटोगे तो दिमाग में आएगी नहीं बातें। आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। अभी यहां से मैं एक सवाल भी लूंगा, आंसर आप ही को करना है। आपतित किरण। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। क्या ये बंद क्यों पड़ा? परावर्तित किरण। और तीसरा क्या होगा? अभिलंब। अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां हैं? एक ही जगह है। तीनों एक ही तल में स्थित है, एक ही तल में। अब इसको आप रटना नहीं है, एक ही तल में स्थित है, यानी एक ही जगह स्थित है जो आप देख रहे हैं, है कि नहीं? ये पहला नियम हो गया। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। क्लियर हो गई बात? अब बताओ दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? यहां एंगल बन रहा है कि नहीं? ये रहा एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई है, यानी कोण आई है, और ये कोण आर है। अब इसका मतलब क्या हुआ रे? सीधी सी बात है। दूसरा नियम क्या कहता है? एंगल आई इक्वल एंगल आर, यानी कोण आई का मान आर के बराबर होता है। और यहीं से आपके सामने प्रश्न बनेंगे, यहीं से प्रश्न निकल के आते हैं। कोण आई का मान किसके बराबर है? आर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, आई का मतलब आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण हो गया। और ये किसके बराबर है जी? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के बराबर है। ये दोनों बराबर है। सभी कोण कहां से मापे जाते हैं? तो सभी कोण लगभग आपके अभिलंब से मापे जाते हैं। कहां से मापे जाते हैं? अभिलंब से। एक सवाल दे दूं? एक सवाल देता हूं, आंसर करना, बोलना मत, ठीक है? जिससे पूछा जाए वही आंसर करें। सवाल है, यदि यहां आपतन कोण का मान
45 डिग्री है, मैं पूछूंगा अभी, वीरेंद्र क्या आंसर होगा वीरेंद्र इसका? ऐसा ही एग्जाम में सवाल आता है, और यदि ऐसा पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा? महेंद्र 45 क्लियर, सही है। एक बात यहां लिखी गई है, दोनों के आंसर बिल्कुल ठीक आए हैं। एक बात यहां लिखी गई, आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा होता है रे? ये रहा, आइए ना, आपतन कोण ये रहा, इसका मान कितना है? 45 डिग्री। और यहां क्या लिखा है? ये बराबर होगा किसके? आर के। तो परावर्तन कोण कौन सा है? आर है, आर, यानी जितना ये उतना ही ये। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर आया था ये। और ऐसा ही एग्जाम में सवाल आता है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां नहीं है। तो परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आती है तो वो किसी पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी जब आपको ये चित्र दिमाग में रहेगा तो यहां से आंसर भी गलत नहीं होंगे। ये देखो, प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से टकरा रही है, वापस उसी माध्यम में जा रही है, तो प्रकाश का परावर्तन है। और यदि ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से यदि विचलित हो जाए तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। जबकि ये क्या है? परावर्तन। यहां तक कोई समस्या नहीं। टाइप देखना, परावर्तन के कितने प्रकार है, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने हैं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 2 प्रकार है इसके। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक तो होगा आपकी नियमित, एक तो नियमित परावर्तन होता है। कौन सा परावर्तन है जी? नियमित। जो आपको इतना ध्यान में नहीं रखो तो भी चलेगा, लेकिन ये जरूर ध्यान में रख लेना, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पहले ही बोल देता हूं। यहां से पहले भी प्रश्न बनने वाले हैं, आगे भी। विसरित परावर्तन, पेड़ की छाया देखी है? कौन सा परावर्तन है? गांव में पेड़ के नीचे तो खूब बैठे हैं ना, तो पेड़ की छाया है वो फैल जाती है, विसरित परावर्तन है। जब सूर्य का प्रकाश, अभी आप देख रहे हैं जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है किसी दरवाजे के अंदर से, किसी छिद्र के अंदर से, किसी खोखले इसके अंदर से आ रहा है और सीधा दीवार से टकरा रहा है। आप देख रहे हैं दीवार से टकराने के बाद वो फैल रहा है। ये कौन सा परावर्तन है? विसरित परावर्तन है। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान में रखिएगा। विसरित का मतलब होता है फैलना। इसका मतलब क्या होता है? फैलना, बिखरना, फैलना या बिखरना। उदाहरण ही आप ध्यान में रख लेना, उदाहरण इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपकी पेड़ की छाया, पेड़ की छाया, पेड़ की छाया, ये तो आप सब जानते हैं। पेड़ की छाया तो एक ही जगह इकट्ठी होती है क्या? पेड़ की छाया एक ही जगह, यहां ऐसा तो नहीं होता, चारों तरफ फैल जाती है। सही है, तो एक तो पेड़ की छाया, ये विसरित परावर्तन होगा। और इसके अलावा ये अभी मैंने बताया था, सूर्य का प्रकाश, हाँ जी, दीवार पर टकराने के बाद में फैल जाता है। टकराने के बाद क्या हो जाता है रे? फैल जाता है। बोलो कोई समस्या है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बता सकते हैं आप, नहीं तो चलेंगे आगे। तो ये प्रकाश का परावर्तन होगा, जिसके 2 नियम आपने जाने, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और एंगल आई का मान किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण
आर। समझ गए? यस। हो गया क्या यहां तक? चलो आगे। नेक्स्ट इसी का पार्ट रहेगा समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसकी मुख्य मुख्य बातें आपको पता होनी चाहिए। समतल दर्पण, इसका कहां यूज होता है रे? समतल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं आप? हैं? गाड़ी में पीछे का दृश्य देखना है, कोई गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, पीछे का दृश्य देखना है, कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? या ऐसा होता है कि गाड़ी का जो ड्राइवर है बस चला रहा है, पास में जो खिड़की है उसके अंदर से झांक के देखेगा पीछे कि कौन आ रहा है, बस कोई दूसरी बस आ रही है क्या, कोई आ रहा है, ऐसा होता है क्या? यदि ऐसा होगा तो आगे से कहीं ना कहीं वो, हाँ, ऐसा नहीं होता भाई। उसके पास में साइड ग्लास लगे हुए हैं, तो वो कौन सा मिरर है बताना जरा, कौन सा है वो? बाइक तो चलाई है आपने, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में भी कांच ऊपर लगे रहते हैं दर्पण, आप पीछे का दृश्य देखते हैं वहां। कौन से दर्पण है वो बताना आंसर करके, बताओ भाई कौन सा है? समतल दर्पण बताओ क्या होता है समतल दर्पण? समतल दर्पण में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, पहला ये ध्यान में रखिएगा, प्रतिबिंब कैसा बनता है? ध्यान में रख लेना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैं वही बता रहा हूं और यही आपके काम की चीज है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया है। बताओ कैसा होता है? ये पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब क्या हुआ रे? सीधा। प्रतिबिंब का मतलब हो गया ये आभासी बनाता है, और आभासी के साथ में हमेशा क्या आता है? सीधा आता है। कल ही मैंने बताया था, और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, ये कभी भी एग्जाम में आ सकती है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। क्लियर? बातें क्लियर हो रही है? आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर ये दिखाई देता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। इसके बाद में बात करें, समतल दर्पण में यदि आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, राकेश, समतल दर्पण में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कौन बताना चाहेगा? अरे सामने दीवार पे एक मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, और आप चाहते हैं कि मैं इसमें मेरा पूरा प्रतिबिंब देखूं, तो क्या करना है? पूरा प्रतिबिंब कब देख पाते हो आप? जब दर्पण की लंबाई आधी होगी वस्तु की लंबाई की तुलना में। समझ गए? पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आप नोट कर लें, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होगा? दर्पण की लंबाई, हाँ, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होनी चाहिए? आधी। वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। ध्यान में रखना इस बात को, यह स्टेटमेंट कई बार आते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि मुझे मेरा पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो दर्पण की लंबाई कम से कम हमारी लंबाई की तुलना में आधी होनी चाहिए। जैसे महेंद्र है तो महेंद्र की लंबाई लगभग 5.5 फीट है, 6 फीट मान लेता हूं, तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तब इसका पूरा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गई बातें? ठीक है, आगे। समतल दर्पण में क्या होता है?
यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति v चाल से चल रहा है, v चाल से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, समतल दर्पण की ओर चल रहा है, तो क्या होगा? तो सामने से 2v चाल से चलता हुआ प्रतीत होता है, 2v चाल से चलता हुआ प्रतीत होता है, चलता हुआ प्रतीत होता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? मिरर लगा हुआ है और आप उसकी तरफ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, आपकी स्पीड जितनी भी है, तो दर्पण में आपको लगेगा कि ये डबल स्पीड से चल रहा है, दुगुनी चाल से चल रहा है। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं, जरूर आते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे हुए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालना चाहते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालना चाहते हैं, तो क्या करोगे? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या के लिए 360 बटे थीटा और -1 सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 360 बटे थीटा -1 सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 360 बटे थीटा -1 इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। चेहरा पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए, और यदि आप दर्पण की ओर चल रहे हैं, कोई भी स्पीड है तो उसकी डबल स्पीड से आपको चलता हुआ प्रतीत होता है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। इस लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आपके भी सामने आ सकता है। अब यहां से न्यूमेरिकल प्रश्न आपके स्टार्ट होते हैं, कारण पिछली बार भी आपके ओम के नियम से न्यूमेरिकल प्रश्न आए थे। हाँ, आपके वहां त्वरण से संबंधित सवाल पूछे गए थे, है कि नहीं? हाँ, वहां से पूछे गए थे प्रश्न। ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित वहां से प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो कोई जरूरी नहीं है, यहां से भी आपके न्यूमेरिकल प्रश्न बन सकता है। और कैसे बनेगा वो देखो जरा। एक सवाल है आपके सामने, जिससे मैं पूछना चाहता हूं वही आंसर करें। दो समतल दर्पण के बीच, आराम से समझ लेना भैया, दो समतल दर्पण के बीच दो समतल दर्पण के बीच में 30 डिग्री का कोण है। दो समतल दर्पण के बीच में 30 डिग्री का क्या है? कोण है। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? करो भैया इसका आंसर। दो समतल दर्पण है और उसके बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या निकल के आएगी ये बताना है आपको। और जब भी याद रख लेना, जब भी क्या होगा, जब भी समतल दर्पण दे रखा है, ये देखो समतल दर्पण है और क्या पूछा जा रहा है? प्रतिबिंब की संख्या पूछी जा रही है। तो ये रहा फॉर्मूला, 360 बटे थीटा और माइनस में क्या करना है? 1 करना है। 360 बटे थीटा -1। तो क्या आंसर होगा इसका? देखो, एक तो मैं बता देता हूं, फिर आप करना, एक सवाल और दूंगा अभी, कैसे इसका हल कैसे निकालते हैं। देखो भैया, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या के लिए क्या करोगे? n के बराबर क्या करोगे आप? 360 बटे थीटा। n का मतलब हो गया प्रतिबिंब की संख्या, है ना? n का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब की संख्या है। आप प्रतिबिंब की संख्या लिख दो। तो 360 बटे थीटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से क्या करना है? -1 करना है। यही तो फॉर्मूला होता है रे, यही होता है ना? तो n बराबर क्या आएगा? 360 और बटे थीटा का मतलब क्या है? ये रहा, देखो ये रहा 30।
तो 30 डिग्री हो गया, और -1 यहां से कैंसिल आउट करो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के पहाड़े से कट रहा है ना 36, कितनी बार 12, तो यहां से ये कैंसिल होगा आपके 12, इसका मतलब 12 हो गए, और माइनस में क्या करना है 1, तो यहां से क्या निकल के आया 11, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी है 11, इसका आंसर क्या होगा। दो समतल दर्पण के बीच में यदि 30 डिग्री का कोण है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी 11, कितनी निकल के आएगी 11। क्या महेंद्र कुछ समझ में आया, कुछ भी तो नहीं है इसमें, 360 में भाग ही तो करना है, अरे 360 में भाग ही तो करना है, इतना आपको समझने की कहां आवश्यकता है, 360 में भाग ही तो लगाना है, और तो कुछ करना ही नहीं। भाग तो आता है सबको या भाग भी नहीं आता, हाँ भाग आता है ना, तो एक सवाल और देता हूं, इसका आंसर करो, और सभी को करना है, ठीक है, सभी को करना है, जिसका आंसर मैं पूछूं वही आंसर करें, ये दूसरा सवाल है, आप बोलना मत, जिससे मैं पूछूं वही आंसर बताना भाई। यदि दो समतल दर्पण के बीच में, यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण है, भाई बताओ मत, बाकी और को भी करना है ना, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, इसका क्या आंसर निकल के आएगा मुझे जरा बताना है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व, इसका आंसर क्या होगा, किसमें, मानव शरीर में, बताओ इसका आंसर। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, क्या हुआ आज ऐसे नीरस कैसे बैठे हो, आंसर बोलो। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन से, आवाज किसका आंसर आ रहा है, और ऑक्सीजन के अभाव के कारण ही उबासी आती है, किसके कारण आती है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण, क्या होगा ऑक्सीजन। समझ गए, दो समतल दर्पण के बीच में कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या आती है, हाँ आंसर सारे कर लिए, हाँ क्या नाम तनसुख, क्या आंसर आ रहा है, वीरेंद्र, महेंद्र, 3, कैसे आया 3, कैसे आया भाई, क्या होगा, n बराबर क्या लिखूंगा मैं 360 बटे 90 और माइनस में 1, तो ए यहां से निकल के आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 9 के पहाड़े से कटेगा 4 बार, और 4 माइनस 1 इसका मतलब हो गया 3, जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी रे, 3 होगी, कर लोगे, पक्का नहीं कर पाओगे, देखना आगे वाला सवाल, अभी गलत करोगे। एक सवाल और देता हूं, क्वेश्चन है, इसका आंसर करके बताओ। अब मैं सीधा ही दे रहा हूं, थीटा की वैल्यू दे रहा हूं मैं सीधा ही, ठीक है, 35 डिग्री है, अब बताओ प्रतिबिंब क्या होगी, अब बताओ प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अब निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। यदि थीटा की वैल्यू 35 डिग्री है तो प्रतिबिंब कितना होगा समतल दर्पण में, इतने में तो आंसर आना चाहिए था। क्या हरियाणा कितना आंसर आ रहा है,
बताओ। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बार बार आप प्रयास करोगे तो आंसर तो जरूर आएंगे इनके। 35 है, इसका आंसर क्या निकल के आया बताओ। दो आंसर आ रहा है। हरियाणा क्या आंसर आया? वीरेंद्र, महेंद्र, ये इतना आंसर आ रहा है। तनसुख, राकेश, विकास, कृष्ण, बहुत सारे नाम बोल दिए मैंने। क्या आंसर आया भाई इसका? 9.2 सही है। चेक करते हैं। हाँ हरियाणा बताओ। अरे क्या करना था, 360 में कितने का भाग लगाना है? 360 में कितने का भाग लगाओगे? 35 का। 35 का बताओ कितना आ रहा है? किसके पाड़े से कट रहा है ये? 5 के पाड़े से। 5 के पाड़े से ये कटेगा 7 बार, और ये 72। जी बिल्कुल सही है, 72 हो गया ये। इसका मतलब ये हुआ 72/7। अब बताओ कितनी बार जा रहा है इसमें? अरे 72 है, इसमें 7 का भाग लगाओ ना। 10 बार जाएगा क्या? 70। ये दशमलव आएगा, दो में जाएगा नहीं, फिर यहां से 7 2 बार जाएगा। 10.2 हो गया ये। 10.2। इसका मतलब क्या हुआ? 10.2 का मतलब क्या हुआ? अब यहां से एक सवाल आपके सामने ये आ रहा होगा, वो मैंने बताई नहीं, अब लिख देता हूं मैं। लिख लो आप, ऊपर लिख देता हूं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। यहां नोट कर लो, यहां नोट कर लीजिएगा। यदि संख्या पूर्णांक में नहीं है, यदि संख्या पूर्णांक नहीं है, यदि संख्या पूर्णांक नहीं है तो क्या करोगे? आगे वाली संख्या माननी है, आगे वाली संख्या लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि संख्या पूर्णांक नहीं है, पूरे अंक में नहीं है, तो आपको आगे वाला डिजिट लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 10.2 आया है ना, 10.2 आया, इसका मतलब आपको 11 मानना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 11 मानना है। यही तो बातें जो एग्जाम में आपको दिक्कत करती है। यदि संख्या पूर्णांक में नहीं है तो आप आगे वाला अंक ले लें, ठीक है? अब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? कहां गया ये राजी? अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब देखो 10.2 है। अब 10.2 का मतलब ये हो गया या 11, या क्या लिखूंगा मैं? 11। अब इसमें से माइनस भी तो करना है, माइनस भी करना है ना। माइनस कितना करना है? 1। इसका मतलब क्या हो गया? 10। अब या फिर यहां से सीधा निकालो आप, 10.2 में से यदि 1 माइनस करोगे तो 9.2 बनेगा, और 9.2 का आगे वाला अंक कौन सा होगा? 10। जैसी आपकी इच्छा है वैसे कर लो। क्या राकेश, समझ में नहीं आई बातें? फिर बताओ, इसके आंसर निकालो फटाफट, फिर आगे देखते हैं। एक सवाल और है। 70 डिग्री है, बताओ यदि थीटा की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। इसका आंसर निकाल के बताओ फटाफट। प्रतिबिंब की संख्या क्या आएगी? ये प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस मैन से परफेक्ट। हाँ, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होगा। बार बार आप बातों को रिवीजन करते रहें, रिवीजन से आपका सब कुछ अच्छा होगा। रिवीजन जरूरी है। ऐसा नहीं आज पढ़ा है उसको छोड़ दिया 10 दिन तक, तो फिर वो गया। क्या आया? महेंद्र, अरे कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। 360/70, 0 से 0 कैंसिल करो तो ये 5 बार जाएगा ना। 5 पॉइंट है
1 आएगा, ठीक है। अब 5.1 का मतलब क्या हुआ, 6, और 6 में से क्या करोगे, -1, तो क्या आंसर आएगा, 5। यानी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 5। प्रतिबिंब की संख्या कितनी है रे, 5 है। अब यहां से सीधा भी कर सकते थे, 5.1 में से -1 करो तो ये बनेगा 4.1, और 4.1 का मतलब आगे वाली संख्या हो गई 5। बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समतल दर्पण है जो आपको ध्यान में रखना है। यहां से प्रतिबिंब की संख्या ऐसे निकाली जाती है। उपयोग लिख लो, समतल दर्पण के क्या उपयोग है। यदि यहां से कोई प्रश्न बनता है तो फिर आपका गलत नहीं जाना चाहिए, और इससे बाहर कोई सवाल बननेगा भी नहीं। समतल दर्पण के क्या उपयोग है, एक तो ध्यान में रखना है, इसका उपयोग कैलेडोस्कोप में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, कैलेडोस्कोप में, बताऊंगा। दूसरा इसका प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप में, और तीसरा इसका उपयोग होता है आईना। आईना जानते हो, शीशा। इसका यूजेज है, इसका उपयोग कहां करते हैं, एक तो कैलेडोस्कोप में करते हैं, दूसरा पेरिस्कोप में करते हैं, और तीसरा आईने में भी इसका उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट यह है पेरिस्कोप। 45 डिग्री के एंगल पर पेरिस्कोप बनते हैं। पेरिस्कोप का मतलब आप जानते हैं, जैसे बंकर होते हैं, बंकर, बंकर जानते हो, जिसमें सैनिक छुपे रहते हैं और जमीन पर दुश्मन की गतिविधियों को देखते रहते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय हुआ था 1971 का जो, हाँ 1971 में, पता है ना आप सबको, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के लगभग कितने 93,000 सैनिक थे और भारत के पास मात्र 5,000 सैनिक थे। तो एक तरफ 93,000 सैनिक है और इंडिया के पास 5,000 सैनिक है, और रात का समय है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है, तो बड़ी विकट स्थिति तो होगी। एक तरफ 5,000 है, 1,000 90 से प्लस है, 90,000 से ज्यादा सैनिक है। तो बंकर में जो छुपे हुए सैनिक है, बंकर, बंकर जानते हो, 45 डिग्री के एंगल पर लगाए जाते हैं बंकर। तो वहां एक, जैसे वहां फौजी खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, और वहां ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ देखने के लिए, मुंह से देखने के लिए होते हैं वहां। तो वहां से देखते हैं कि सामने वाला जो दुश्मन है उसकी जमीन पर गतिविधियां कैसे हो रही है। तो बंकर में छुपे हुए सैनिक को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, पेरिस्कोप का, समतल दर्पण। तो हुआ यूं भाई, 93,000 सैनिक, इधर 5,000 सैनिक। तो भारतीय सेना, रात का समय, तो भारतीय सेना बड़ी मजबूत होती है, आप सबको पता ही है, और आप तो वैसे ही जा रहे हैं फौज में। तो भारतीय सेना ने क्या किए, अपने जो टिफिन होते हैं, टिफिन को जमीन के अंदर गाड़ दिया, जमीन के अंदर भाई, जगह जगह। और सामने से वो आ रहे हैं, हल्का सा कहीं से विस्फोट किया, उनको पता चला यहां तो बम लगाए हुए हैं, काफी दूर तक उनको पता चला यहां तो बम है। तो उनका आदेश आया कि भाई आगे मत बढ़ो, यहां तो सारे बम को बिछा रखा है जमीन के अंदर, आगे मत जाओ। रात्रि का समय, आगे बढ़े नहीं, तो फिर हुआ क्या, क्या हुआ बताओ। पीछे खड़े हैं, देख रहे हैं आगे तो बम लगाए हुए हैं, आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। धीरे धीरे समय गुजर रहा है, रात का समय धीरे धीरे नजदीक आया, दिन। अब सूर्य का उदय हुआ, जैसे ही सूर्य उदय हुआ उनको पता चला, उन्होंने देखा, तो उन्होंने जमीन को खोदा, तो वहां निकले टिफिन।
भाई टिफिन लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तब तक जोधपुर पास में ही है अपने, और जोधपुर से एयरफोर्स की सेना वहां पहुंच गई थी और पाकिस्तान को घुटनों के बल टेका गया था। आप सबको पता है 63 में सैनिक है वो भारत के सामने ऐसे झुक गए थे, है कि नहीं। तो पेरिस्कोप पेरिस्कोप का प्रयोग कहां करते हैं? बंकर में छुपे हुए सैनिक को देखने के लिए। बंकर लिख लेना, बंकर में छिपे सैनिक। बंकर में छिपे सैनिक जो होते हैं, जमीन दुश्मन की है ना, जमीन पर दुश्मन की गतिविधियां देखते हैं, दुश्मन की गतिविधियां देखते हैं। समझ गए क्या? दुश्मन की गतिविधियों को देखने के लिए बंकर में सैनिक छुपे होते हैं और उसमें पेरिस्कोप लगे रहते हैं। क्या होता है? पेरिस्कोप 45 डिग्री के कोण पे होते हैं। अच्छा, कैलिडियोस्कोप होते हैं ये 60 डिग्री के कोण पे, और पेरिस्कोप जो बनाए जाते हैं वो 45 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पे? 45 डिग्री के कोण। क्लियर हुई बातें? इसके अलावा पनडुब्बी जहाज में भी इसका प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप का। कहां करते हैं? पनडुब्बी जहाज में। पनडुब्बी जहाज होती है ना, पनडुब्बी जहाज में कौन से दर्पण लगाए जाते हैं? कौन सा होता है? पेरिस्कोप होता है। कौन सा होता है रे? पेरिस्कोप होता है। पनडुब्बी जहाज में भी पेरिस्कोप का प्रयोग ही किया जाता है। इसके अलावा बंकर में छिपे सैनिक है वो दुश्मन की जमीनी गतिविधियों को देखने के लिए भी पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। और पेरिस्कोप किसका टाइप है? तो पेरिस्कोप एक समतल दर्पण का टाइप। क्लियर होगी बातें? कैलिडियोस्कोप, पेरिस्कोप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रख लेना। और आईना तो आप सब जानते ही हैं। हो गया यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कोई प्रॉब्लम? प्रतिबिंब की संख्या आप आराम से निकाल लोगेगा या नहीं निकाल पाओगे? 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला काम में लेना होता है। और बाकी आपके सामने समतल दर्पण आ गया। क्लियर? समय अपना लगभग समाप्ति की ओर है। सवाल लेंगे अब, ठीक है? प्रश्न लेंगे, आंसर करना। बताओ, गाड़ियों में आगे का दृश्य, अच्छा कई कई तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आगे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये ऐसे सवाल है कि इनको आप तुरंत याद कर सकते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। फिर आता है आपकी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर डी सभी। इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा आपसे जानना चाहते हैं। गाड़ियों में आगे का दृश्य देखने के लिए आप कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? महेंद्र बताओ, गाड़ी चलाते हो ना? बताओ भाई। अरे बस में जो ड्राइवर बैठा रहता है उसके आगे एक बहुत बड़ा दर्पण लगा हुआ है, देखा है? तो गाड़ी में आगे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे? इसका आंसर करना है। याद करना है? करो। याद करना है ना? तो करो इसको याद। कैसे याद करोगे? आगे देखो, आगे लिखा है आगे। अब जरा मुझे ये बताओ, आगे लिखा गया है तो इसमें से कोई ऐसा शब्द है क्या जो ऐसे स्टार्ट हो रहा है?
देखो, ऊ से तो बनेगा नहीं, से बनेगा नहीं, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है आगे, यानी ऐसे बनेगा आगे, तो ऐसे आगे, इसका मतलब आगे के लिए अवतल, वो अलग बात है। ऐसे ही आगे और ऐसे ही अवतल बनेगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे गाड़ियों में आगे का दृश्य देखने के लिए। अब इसका ऑपोजिट हो गया, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल, अपने आप हो गया उत्तल। पीछे का दृश्य देखना है तो उत्तल दर्पण काम में लेना है, आगे का दृश्य देखना है। एम्बुलेंस देखिए क्या, उस पे जो लेटर लिखे गए हैं वो उल्टे लिखे जाते हैं, क्यों? एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस शब्द लिखा गया है वो उल्टा लिखा गया है, कारण क्या है उसका? क्या होगा भैया? करो रे आंसर, एक सवाल और लेता हूं तब तक, बताओ। एक प्रश्न और लेते हैं, एक सवाल और लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब आंसर करना, देखिए पता चलेगा। डॉक्टर दांत का प्रतिबिंब, डॉक्टर दांत का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? इसका भी आंसर करो। इसका यदि किसी ने सही बताया तो मानूंगा वो पढ़ रहा है। दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए डॉक्टर एक दर्पण का प्रयोग करता है, देखा है ना इसे? वो कौन सा होता है? अच्छा, उत्तल के पक्ष में कौन कौन है बताओ जरा, उत्तल के पक्ष में कौन कौन है? अरे उत्तल के पक्ष में कोई है क्या? तनसुख। और अवतल के पक्ष में कौन कौन है? लो। और समतल दर्पण के पक्ष में भी है क्या कोई ऐसे? अरे दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखना है, छोटे थे छोटे, कई बार क्या करते, बुक्स में जो लिखे हुए लेटर है उस पे ऐसे उसको रखते थे और ऐसे जैसे करते तो प्रतिबिंब बड़ा बनता जाता है, देखा है क्या? दांत का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो याद रखिएगा अवतल का करता है। किसका? अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। एक सवाल अंतिम और लेते हैं, फिर क्लास से लेंगे विदा। एक सवाल और लेता हूं भाई, एक सवाल और ले लेते हैं, इसका भी आंसर करना, देखता हूं कौन सही बताता है। पूछ ले। कल का अपना टॉपिक लेंस रहने वाला है, तो आज सवाल पूछता हूं एक, लेंस की, जिसको पूछा जाए वह बताए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इसका सीधा आंसर करो, ऑप्शन नहीं देंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? क्या वीरेंद्र? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? जी बिल्कुल सही आ रहा है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको हम किसके द्वारा लिखते हैं? डी से। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। डायोप्टर होगा, इनकी चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।